राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम उपभोक्ता व्यवहार मेन चैप्टर जो है प्लस 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 उसके हमने कई सारे पार्ट्स को जाना। लास्ट क्लास में हम मांग की कीमत लोच के बारे में स्टडी कर रहे थे। मांग की कीमत लोच का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, उसका थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा था जिसको हम आज डील कर लेते हैं। उसमें ये था कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं या मांग की कीमत लोच उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो सबसे पहला उसमें जो पॉइंट है वो है वस्तु की प्रकृति। उस वस्तु की प्रकृति कैसी है इस पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की लोच कैसी होगी। सपोज उस वस्तु की जैसे वस्तुएं 3 प्रकार की कैटेगरी में हम उसको बांट सकते हैं: आवश्यक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता वाली वस्तुएं। तो जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोच होती है ना। अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाए, अगर कीमत बढ़ती भी है तो भी चूंकि वो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है इसलिए हम उन वस्तुओं को अनिवार्य रूप से खरीदते ही हैं, क्योंकि हम उसके उपभोग को पोस्टपोन या स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी लोच प्रायः कम लोचदार या बेलोच होती है। आरामदायक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो आरामदायक वस्तुओं में इनकी जो लोच होती है वो मॉडरेटली इलास्टिक होती है, ये ठीक है। लेकिन विलासिता वाली जो वस्तुएं होती हैं उसकी लोच अत्यधिक लोचदार होती है ना, हाईली इलास्टिक होती है। अगर उसके प्राइस में थोड़ी सी भी अगर कमी आ जाती है, फॉर एग्जांपल एसी के प्राइस में अगर थोड़ी सी भी कमी आती है तो लोग क्या करते हैं, एसी की डिमांड को ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच कैसी होती है, हाईली इलास्टिक। तो इस तरीके से हमने देखा कि वस्तु की जो प्रकृति होती है वो किस तरह से उसकी लोच को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं उसकी तरफ वो शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने पर जिन जिन वस्तुओं के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिनके लिए उपभोक्ता दूसरे बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ वो शिफ्ट कर सकता है, तो उन वस्तुओं की लोच कैसी होती है, हाईली इलास्टिक होती है, यानी ये लोचदार होती हैं। और जिन वस्तुओं के क्लोज सब्स्टिट्यूट बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं या सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं उन वस्तुओं की लोच कैसी होती है, बेलोच या इनइलास्टिक होती है। उसके बाद हम बात करें आगे कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही प्रयोग होता है ना, एक ही जगह पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में उस वस्तु की लोच कैसी हो जाती है, बेलोच। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उसका वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, कई जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कोयले की, तो अगर रेलवे के लिए कोयले की अगर डिमांड की बात करें तो क्योंकि रेलवे में कोयले की जो डिमांड है वो बेलोच होती है ना। लेकिन वही कोयले की डिमांड घर में अगर हम ईंधन के रूप में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो लोचशील हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर में हमें और भी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज मिलते हैं जो हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। एलपीजी गैस हो सकती है, आप इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकते हैं, इंडक्शन का यूज कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं वो भी लोच से प्रभावित होते हैं। उसके बाद आता है उपभोग का स्थगन। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके उपभोग को हम स्थगित कर सकते हैं, है ना, जैसे कि पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ ऐसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं जिनके उपभोग को हम स्थगित बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं की जो लोच होगी वो बेलोच होगी। और जिनका हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस वर्ष आपका सर्दी अगर आती है और अगर सर्दी में ऊनी वस्त्रों की जो प्राइस है वो बढ़ जाता है ना, कीमत मान लीजिए बढ़ गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सर्दी के कपड़े बिल्कुल नहीं होते। तो हो सकता है कि हम इस बार कोई नया ऊनी कपड़ा खरीदने की जगह इसको हम पोस्टपोन कर दें,
है ना। तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि जिन वस्तुओं के उपयोग को हम स्थगित कर सकते हैं, उपभोग को स्थगित या पोस्टपोन कर सकते हैं, उन वस्तुओं की लोच कैसी होगी, हमेशा लोचशील होगी। और जिनका स्थगन हम एकदम नहीं कर सकते, कोई मेडिकल इमरजेंसी है ना, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इसको तो हम एकदम स्थगित नहीं कर सकते। आज हमको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमको ज़रूरत है, उसका हमको इस्तेमाल करना ही है। तो ऐसी वस्तुओं की जो लोच होती है वो कैसी होती है, बेलोच होती है। फिर बात आता है व्यय की राशि। हम अपनी आय का कितना भाग किसी वस्तु को खरीदने में खर्च कर रहे हैं, ये भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा, है ना, हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा जिन वस्तुओं को खरीदने में खर्च करते हैं, प्रायः उन वस्तुओं की जो लोच होती है वो बेलोच होती है। क्योंकि बेसिकली जैसे कि गेहूं है, आपका आटा है, आपका नमक है, ये जो रोज़मर्रा की राशन की जो छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, इनको हम खरीदते ही खरीदते हैं। ये प्लस ये हमारी आवश्यकता की भी वस्तुएं हैं और इस पे हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च नहीं होता है। हमारे बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च होता है, मान लीजिए हमको कोई स्कूटर खरीदना है, कोई एसी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है ना, या इन सब चीज़ों पर ज़्यादा हमारी आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। तो जहाँ पर आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है, उन वस्तुओं की जो लोच होती है वो कैसी होती है, लोचशील होती है। और जिस पे कम खर्च करते हैं हम, उसे हम उस तरह की वस्तु की जो लोच है वो बेलोच होती है। फिर बात आती है कि आय का स्तर, आय के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे धनी जो व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन लोगों के लिए अगर कीमत बढ़ भी जाती है किसी वस्तु की, तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। वो उस वस्तु को कीमत बढ़ने पर भी खरीद पाने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से जो धनी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए अगर कीमत बढ़ भी जाए तो मांग की लोच तब भी उनके लिए बेलोच ही रहती है ना। वो उस कंडीशन में भी अपनी डिमांड को घटाते नहीं है, क्योंकि उनके पास एनफ या सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो निर्धन व्यक्ति हैं, अगर उनके लिए कीमत थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों के ऊपर ये जो उनकी डिमांड होती है वो लोचशील वाली होती है। ठीक है। आय के स्तर के बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो समय अवधि का भी प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में वस्तुओं की जो लोच होती है वो बेलोच होती है, लेकिन वही अगर दीर्घकाल की हम बात करें तो दीर्घकाल में व्यक्तियों के जो भी उपभोक्ता है, उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उनका कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इस समय में क्या होता है, जो मांग की लोच है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा लोचशील या हाईली इलास्टिक हो जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें कि स्वभाव एवं आदत की, तो क्या होता है कि कभी-कभी कोई कंज्यूमर या उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर चीज़ का या वस्तु का आदी होता है, तो उसी वस्तु का उपभोग वो करना चाहता है। तो अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाती है, तो भी चूँकि वो उसके लिए ब्रांड लॉयल्टी है या उसका वो आदी हो चुका है, हैबिचुएटेड है, तो भी वो उस वस्तु का उपभोग करता है। तो ऐसी स्थिति में जो माँग की लोच है वो कैसी होगी? बेलोच होगी। है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक हैं, जैसे वस्तु की प्रकृति है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, समय अवधि है, आय का स्तर है, स्वभाव है, आदत है व्यक्ति की, एक्सेट्रा। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 जो उपभोक्ता व्यवहार था वो समाप्त हुआ। उपभोक्ता व्यवहार में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार में हमने ये पढ़ा कि उपयोगिता क्या होती है ना। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हमने ये जाना यूटिलिटी है क्या। फिर यूटिलिटी को मापने के दो दृष्टिकोण थे, एक गणनावाचक और एक क्रमवाचक। ये दोनों दृष्टिकोण को हमने विस्तार पूर्वक अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा। गणनावाचक सिद्धांत जो है वो मार्शल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी या उपयोगिता को माप सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो इकाई दी वो थी यूटिल्स। ठीक है। और यूटिल्स के रूप में हम जो भी हमको उपयोगिता मिल रही है किसी वस्तु के उपभोग से, हम उसको माप सकते हैं। तो इसमें गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का द्वितीय नियम, है ना, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। दूसरी तरफ क्रमवाचक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के पीछे एजवर्थ, पैरेटो और हिक्स का प्रमुख स्थान है। और इन्होंने बोला कि हम
उपयोगिता की गणना नहीं कर सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं दे सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कर सकते हैं कि प्राथमिकता या प्रेफरेंसेस के आधार पर हम उसको रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक सिद्धांत दिया, जिसमें हमने उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ा या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट आपके सामने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है ना, मांग क्या है, और मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। बेसिकली डिमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि डिमांड एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो घूम रही हैं। उपभोक्ता डिमांड करता है, इसीलिए बाजार में उत्पादक या प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है कि उनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट वास्तव में बाजार में बिक जाएगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, तो डिमांड में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, जो हमें बताता है कि प्राइस में और मांगी गई मात्रा में इनवर्स या विपरीत संबंध होता है। प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ा, उसकी मान्यताएं क्या थी, उसके अपवाद क्या थे। ठीक है, उसके बाद हमने मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो मांग का नियम है वो गुणात्मक कथन है ना, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है। वो सिर्फ ये बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, लेकिन प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी कम होगी उसकी मात्रा बताने का काम कौन करता है, कीमत लोच। ठीक है, मांग की कीमत लोच। तो हमने मांग की कीमत लोच के बारे में स्टडी किया, उसकी डिग्रीज जानी कि वो कितने प्रकार की होती हैं। 5 डिग्रीज हमने जानी, है ना। हाईली इलास्टिक, पहले तो हमने ये देखा कि रिलेटिवली इलास्टिक, सापेक्षता लोचदार, सापेक्षता बेलोचदार, इकाई लोचदार, फिर पूर्णता लोचदार और पूर्णता बेलोच, ये 5 हमने डिग्रीज देखी। उसके बाद हमने मांग की कीमत लोच को मापने की तीनों विधियों को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें से एक विधि है प्रतिशत विधि, दूसरी थी ज्योमेट्रिक विधि, और तीसरा था आपका कुल व्यय विधि, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको मार्शल ने प्रतिपादित किया था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में आज हमने मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जितने तत्व थे उनके बारे में चर्चा की। तो आई होप चैप्टर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा वो हमने जल्दी से ब्रीफ कर लिया है। अब हम थोड़े से इस पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, उपभोक्ता व्यवहार चैप्टर पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक बार उसको हम लोग डील कर लेते हैं। ये होपफुली आपको बहुत मदद करेंगे। लेट्स सी ऑन स्क्रीन। हमारा पहला प्रश्न है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया, जब हम इस चैप्टर को ब्रीफ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत जो है वो किसने दिया, मार्शल ने। वेरी गुड। और इसका क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया है। अगर हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो तो उसमें से हिक्स का अगर ऑप्शन है तो आप हिक्स के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन गणनावाचक मार्शल ने दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से क्या गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। गोसेन नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 लॉ दिए हैं, गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम। तो जो गोसेन का प्रथम नियम है उसका कौन सा दूसरा अल्टरनेटिव नेम है, मांग का नियम, ऑप्शन बी पूर्ति का नियम, ऑप्शन सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर है बच्चों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, जब कुल उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, या डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका आंसर है इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन डी है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे जैसे हमारी जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते हैं ये सीमांत उपयोगिता हमारी घटती हुई जाती है ना। तो सीमांत उपयोगिता जब घटती है हमारी तो वो घटते घटते एक पॉइंट पे 0 आती है। तो जब वो 0 आती है, जब तक सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन धनात्मक है, तब तक तो कुल उपयोगिता हमारी बढ़ रही है।
लेकिन जब सीमांत उपयोगिता हमारी 0 हो गई तब कुल उपयोगिता हमारी मैक्सिमम पर होती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है वैसे ही कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो यही तीनों कंडीशंस आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी, तो इसका आंसर हम देंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, चित्र की सहायता से बताइए। तो इस क्वेश्चन को लिखते समय ये तीनों पॉइंट आप देंगे और एक डायग्राम बनाएंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता अ धनात्मक होती है, ब ऋणात्मक, स शून्य, द इनमें से सभी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उसी को रिवर्स करके यहाँ दिया हुआ है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 0, यानी कि ऑप्शन सी, स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है। ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होता है। तो ये तो आपको पता है कि उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, तो ये तो सही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो ये भी क्लियर है कि उदासीनता वक्र का जो ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जिस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सही है। उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ये भी सही है क्योंकि उदासीनता वक्र जो होता है वो किसी भी अक्ष को, यानी कि ना तो वो एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है और ना ही वो वाई एक्सिस को स्पर्श करता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कॉनकेव होता है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, ना कि कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि की निहित क्षमता को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है उपयोगिता। Want satisfying power of a commodity is called उपयोगिता या यूटिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन की सीमांत दर निम्न में से किसे इंगित करती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये किस चीज को बताती है। ऑप्शन ए, बजट रेखा का ढाल, दूसरा आय रेखा का ढाल, स उदासीनता वक्र का ढाल, या द इनमें से सभी। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपका किसको बताती है, उदासीनता वक्र के ढाल को। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की शर्त निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन ए है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होनी चाहिए, या वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, सी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से कम होनी चाहिए, या डी सीमांत उपयोगिता और मूल्य में कोई संबंध नहीं है। तो जो हमारा उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है हमारा, वो ये कहता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। तो मार्शल ने उपयोगिता को यूटिल्स में मापा है, तो इसका ऑप्शन आपका मुद्रा, यूटिल्स, ग्राम और मीटर है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यूटिल्स। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र का आकार निम्न में से कैसा होगा। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं यानी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती हैं, जिनका एक के बदले दूसरी वस्तु का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे चाय, कॉफी। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी एल आकार का, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी उन्नतोदर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी समानांतर, ठीक है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का समानांतर शेप का होता है उदासीनता वक्र, और जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनका एल आकार का होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे,
पूर्ण पूरक वस्तुओं का एल आकार का होता है उदासीनता वक्र, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र के मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, ऑप्शन बी बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर, ऑप्शन सी स्थिर प्रतिस्थापन दर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका आंसर है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बजट रेखा का समीकरण है? बजट रेखा का समीकरण आपको इनमें से बताना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल्स टू m। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें px का मतलब है प्राइस ऑफ x कमोडिटी इंटू x का मतलब है x वस्तु की जितनी मात्राएं आपने खरीदी हैं उससे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस py यानी प्राइस ऑफ y कमोडिटी, उसको हम y वस्तु की जितनी हमने वस्तुएं खरीदी हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू m। m हो गया उपभोक्ता की आय। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र के अनुसार कौन सा बिंदु अप्राप्य संयोग है? यहां पर आपको बजट रेखा दी हुई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे गुड वाई को दिया हुआ है, दो वस्तुओं को, और आपकी बजट रेखा है। इसमें कई तरह के आपके पॉइंट्स हैं ए बी सी और के। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो अप्राप्य संयोग है, मतलब उसको आप नहीं खरीद सकते हैं? तो ये देखने से ही आपको क्लियर पता चल रहा है कि ऑप्शन के यानी बिंदु के, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ए और बी चूंकि बजट लाइन के ऊपर है उसे आप खरीद सकते हैं, और सी आपके बजट के अंदर ही है। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। के ऐसा है जो आपके बजट रेखा के बाहर है, जो आप बियॉन्ड योर कैपेसिटी है, आपकी क्षमता से बाहर है, आप उसको खरीद नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेखा निम्न में से क्या दर्शाती है? आय अनुपात, कीमत अनुपात, लागत अनुपात, या इनमें से कोई नहीं? तो बजट रेखा बच्चों वस्तु X और वस्तु Y के कीमत अनुपात को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या है ये आपको बताना है। अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या ऋणात्मक। तो जहां पर सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है ना, उस बिंदु को पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, यानी ऑप्शन स आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कौन सा है? तो ये चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा है कि RS बजट रेखा है और IC उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व बजट रेखा को जहां स्पर्श करता है उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है। तो यहां पर इस चित्र में क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन ये जो बिंदु E है, बिंदु E पर IC बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है, तो बिंदु E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपभोक्ता संतुलन के शर्त क्या है? उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? कीमत रेखा का ढाल बराबर हो उदासीनता वक्र के ढाल के। ऑप्शन बी, कीमत रेखा का ढाल उदासीन इज ग्रेटर देन उदासीनता वक्र का ढाल, या फिर उदासीनता वक्र का ढाल इज ग्रेटर देन बजट रेखा का ढाल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, उपभोक्ता संतुलन की शर्त, इससे पहले जो हमने चित्र देखा, आपने देखा कि बजट रेखा को जहां वो IC टच कर रहा है वो संतुलन का बिंदु है। तो वो संतुलन का बिंदु था हमारा। संतुलन का बिंदु हमें ये बताता है कि यहाँ पर कीमत रेखा का ढाल जो है वो बराबर है उदासीनता वक्र के ढाल के। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता में क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे जैसे हम वस्तु की हर अगली इकाई का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता हमारी घटती है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सीमांत उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं X और Y का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपए और 5 रुपए है, यानी X वस्तु की कीमत 4 रुपए और Y वस्तु की कीमत 5 रुपए है। उपभोक्ता की आय जो है वो 20 रुपए है। यदि वह अपनी संपूर्ण आय Y वस्तु के व्यय पे खर्च कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकेगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम ये देखें कि हमारी टोटल इनकम कितनी है 20 और Y वस्तु का जो प्राइस है वो कितना है 5। तो 20 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर अपनी टोटल इनकम Y वस्तु को खरीदने में खर्च करेगा तो वो मैक्सिमम 4 यूनिट्स जो है वो Y वस्तु की खरीद पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त प्रश्न के अनुसार बजट रेखा की प्रवणता क्या होगी, कर्वेचर उसका क्या होगा? ये जो इससे पहले 19 क्वेश्चन हमने देखा था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर हमको देना है। तो बजट रेखा की प्रवणता के लिए या इसका जो स्लोप है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -px/py। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हमारा कितना था 4 रुपीज, है ना, और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी हमारा कितना था 5 रुपीज। तो इसी को आप क्वेश्चन में पुट करेंगे कि 4 डिवाइडेड बाय 5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका जो बजट रेखा की प्रवणता है वो कितनी होगी 0.8। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने इस उपभोक्ता व्यवहार चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ डील किया। इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।